नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, सोमवार को जिस तरह से नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर विस्फोटकों का जखीरा मिला है, क्या ये माना जाए कि किसी बड़ी आतंकवादी हमले को अंजाम देने के मकसद से सब कुछ इकट्ठा किया गया था? निस्संदेह अंजू, ये हमें इस बात पे, इस कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें मिला क्या क्या है। उससे चीजें राइट पर्सपेक्टिव में हमें दिखाई देंगी। इसमें मिले हैं जिलेटिन स्टिक्स, इसमें मिले हैं 58 डेटोनेटर्स, इसमें मिले हैं कुछ कनेक्टर्स, इसमें मिले हैं 15 जिंदा कारतूस, उसके अलावा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री मिली है। ये तमाम चीजें जो हैं, ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस यानी कि जिनको हम आईईडी के नाम से जानते हैं, उनको बनाने में काम आएंगी। और जो डेटोनेटर्स होते हैं वो किसी भी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस को यानी कि आईईडीज को डेटोनेट करने, उसको इग्नाइट करने के काम आते हैं। तो अगर 58 मात्रा में अगर डेटोनेटर्स मिले हैं और इतनी भारी मात्रा में आपके पास वहां पर विस्फोटक सामग्री मिली है, तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का और किस स्केल पर आरएसएस के ऊपर, आरएसएस मुख्यालय या उसके आसपास के इलाकों पर हमला करने की साजिश थी। एक चीज आपको समझनी चाहिए कि इतने संवेदनशील इलाके में कैसे इस प्रकार की विस्फोटक सामग्री पहुंच पाई। इसको समझने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि वर्षों से पूरे भारतवर्ष में एक इकोसिस्टम स्लीपर सेल्स का या ओवरग्राउंड वर्कर्स का या जो भी आप उनका नाम देते हैं, उसका स्लीपर सेल्स का एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये पूरे भारत में है। पॉपुलरली ये लोग सोचा करते थे कि इस प्रकार का इकोसिस्टम शायद सिर्फ जम्मू कश्मीर में या शायद पंजाब में और कुछ उत्तर पूर्वी भारत में है, लेकिन ये इकोसिस्टम पूरे देश में फैला हुआ है। और इसी वजह से आप देखेंगे जितने भी ये आतंकवादी घटनाएं या विस्फोट हुए हैं पूरे भारतवर्ष में जगह जगह पर, चाहे वो मुंबई हो, जयपुर हो या और भी कहीं हो, उसमें सब में इन लोगों का हाथ रहता है। और ये इस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पूरे सिस्टम के अंदर घुसा लिया है कि ये इस प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं कि 26/11 का जो मास्टरमाइंड था हेडली, वो 10 महीने में कम से कम 8 या 10 बार भारत आया था। 10 जगहों की उसने रैकी करी है। वो तहव्वुर राना जो था वो भी उसके साथ था। ये दोनों व्यक्ति किस फ्रीडम के साथ आपके देश में जगह जगह घूमते रहे, शहर शहर अपनी रैकी करते रहे और फाइनली जाके उन्होंने मुंबई को सिलेक्ट किया इस एक्ट के लिए। इससे पता पड़ता है जो जहां गए हैं वहां उनको आने जाने का, ठहरने का, खाने पीने का, कम्युनिकेशंस का, लॉजिस्टिक्स का, हर प्रकार की सहायता उनको मुहैया हुई है। तो इससे पता पड़ता है कि किस तरीके का एक जंजाल का पूरे देश में फैलाया हुआ है इन लोगों ने, और उसी की उस मदद लेकर के ये इस प्रकार के मूवमेंट्स करते हैं, एक्सप्लोजिव्स के और भी कई चीजों के, लिटरेचर के, जिससे कि वो अपने मकसद को फैला सकें आसानी के साथ। और ये आरएसएस के मुख्यालय के पास मिलने का अर्थ यही है, और इतनी मात्रा में मिलने का अर्थ यही है कि एक बहुत बड़ी और बहुत भयानक साजिश होने से बचा ली गई। शायद इसको अगर ये नहीं पकड़े जाते तो एक बहुत बड़ा हादसा होने की संभावना थी। सर, आप जैसे कह रहे हैं ना कि इनका एक इकोसिस्टम, एक नेटवर्क है जो काम करता है, क्योंकि अदरवाइज आप देखें तो ये नागपुर का जो इलाका है बड़ा ही संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर तो सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त रहते ही होंगे। अब तो हाई अलर्ट घोषित किया गया है नागपुर में, लेकिन यहाँ तक इन चीजों को लेकर आना, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक तो माना ही जाएगा ना? बिल्कुल निश्चित रूप से, वही मैं कह रहा हूं, सुरक्षा में चूक है। और सुरक्षा में चूक होने की वजह यही है कि ये जो लोग, ये जो सिस्टम है इनका, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के तबकों में भी घुसे हुए हैं। किस प्रकार से इन्होंने अपने आप को इन्फिल्ट्रेट किया है भारत के पूरी सिस्टम के साथ कि वो हर जगह अपने लोगों की मदद करने के लिए वो संभव हो पाता है। और वो इतने इनोसेंट होते हैं, आपको पता नहीं पड़ पाएगा कि जो व्यक्ति आपके बगल में खड़ा है कहीं ना कहीं वो इस प्रकार के एक ऐसे संगठन के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है जो कि भारत में इस अराजकता फैलाने का काम करने में तत्पर है। जो एक्सप्लोजिव्स होते हैं कि इनको लोकली भी एक्वायर करना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर इनके एक्विजिशन सब चीजों पे बैन लगे हुए हैं, इनके अपने रेगुलेशंस हैं, लेकिन उन रेगुलेशंस को ताक पे रख के इस प्रकार की चीजों को एक्वायर कर लिया जाता है। एक बात और समझने की है कि इस प्रकार की आईईडीज को बनाना हर एक के बस की बात नहीं होती है। तो ऐसे ट्रेंड लोग
जो कि आईईडी बना सकते हैं, बनाने में सक्षम है, वो भी वहां कहीं ना कहीं मौजूद रहे होंगे, तभी ये मटेरियल उनके पास जा रहा था ताकि वो आईईडी बना सकें और एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकें। लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी तत्परता और थोड़ी सी चौकन्नापन से इसको हमने रोक लिया है। अब हाई अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन ये बात जरूर इस बात की ओर इशारा करती है कि हमें अभी भी अपने सुरक्षा तंत्र को और अपने इंफॉर्मेशन तंत्र को, जो सूचना तंत्र है, उसको और ज्यादा मजबूती देने की आवश्यकता है। आपके पास हर किस्म की इंफॉर्मेशन टाइमली पहुंचनी चाहिए और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन ऐसी होती हैं जो कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को भी इसके बारे में जरा भी भनक ना हो। इसलिए यह संभव है कि अगर आप सही लोगों में को कल्टीवेट करेंगे, सही लोगों को इस बात के बारे में आप अपने साथ मिलाएंगे, तो ऐसी खबरें आने की पूरी पूरी संभावना है और शायद वही तंत्र इस समय भी काम आया और कोई कंक्रीट इंफॉर्मेशन उनके पास आई होगी जिसकी वजह से वो पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ जाकर के इसके ऊपर इसको रिकवर कर सके। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है, बार बार मैं कहता हूं कि जो जनरल बिपिन रावत जो हमारे पहले सीडीएस थे, वो आधे फ्रंट की बात करते थे हमेशा, ये वही आधा फ्रंट है जिसको कि पॉलिटिकल पैटर्नेज कहीं ना कहीं मिली हुई है। इनके पास इनके ऊपर वृहद हस्त है कुछ लोगों का, जो लोग अपने वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए किसी भी चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। वो राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। और इसी वजह से इस प्रकार के लोग और इस प्रकार के संगठन फलते फूलते हैं भारत के इंटीरियर में। नागपुर तो भारत का केंद्र है, बिल्कुल यहां तक अगर इस प्रकार से कोई चीज पहुंच सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का तंत्र यहां पर काम कर रहा है। सर, अभी 4 दिन पहले चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर ग्रेनेड फेंका गया था, उसके तार भी आईएसआई से जुड़े हैं। तो आपको लगता है कि ये 2 वारदातें जो हुई हैं, एक नागपुर में, एक चंडीगढ़ में, इनके भी तार आपस में जुड़े होंगे, एक ही नेटवर्क होगा ये? हाँ बिल्कुल। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क आईएसआई के लोगों द्वारा संचालित है। आईएसआई के जो हैंडलर्स हैं वो दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। जैसे आप जिसकी बात कर रही थी चंडीगढ़ में हुआ, उनके हैंडलर्स, ये बताया जा रहा है कि उनके हैंडलर्स पुर्तगाल में और जर्मनी में थे। आईएसआई के हैंडलर्स वो वहां से इस चीज को हैंडल कर रहे थे, क्योंकि उनको भी ये बात पता है कि पाकिस्तान से आने वाले हर एक्शन को और हर ट्रांसमिशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और वो अंडर बहुत ज्यादा उसके ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने अपने हैंडलर्स को हमेशा से पूरे दुनिया में फैला के रखा हुआ है। और ये जो तार हैं, इन तमाम एक्शंस के तार आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो चीजें होती हैं, आप देखिएगा कि किस प्रकार से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, हालांकि उनके बयानात इतने मूर्खतापूर्ण हुआ करते हैं कि उनको किसी भी तरह से सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो हर बार इसी प्रकार की बात करते हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी कहा था खुली जंग होगी और समथिंग लाइक दैट। तो ये अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम कलकत्ता को कब्जा कर लेंगे या हम आरएसएस के मुख्यालय को उड़ा देंगे। तो ये तमाम बातें आइसोलेशन में नहीं है। बीजेपी मुख्यालय चंडीगढ़ में हमला होना, आरएसएस मुख्यालय के पास इतनी भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव का, डेटोनेटर्स का पाया जाना और कलकत्ता को धमकी देना। आप मुझे बताइए, कलकत्ता ही क्यों बोला? बनारस बोल सकते थे, लखनऊ बोल सकते थे, चेन्नई बोल सकते थे, मुंबई बोल सकते थे। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्शंस हो रहे हैं। ये बात आपको समझने की है। तो ये जो जितनी भी तमाम चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं एंड में जाकर के एक इस प्रकार के वोट बैंक की जो तुष्टीकरण की जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कंपटीशन हमारे विरोधी दलों में चल रहा है, उससे भी इसको कनेक्ट किया जाना जरूरी है। इसका मकसद देखिए अंजू बिल्कुल साफ है। ये मकसद उनका है देश में एक प्रकार से इस तरीके का माहौल बनाना जो कि हिंदू मुसलमान के बीच का इस तरह का माहौल बने। तो इसीलिए आरएसएस का मुख्यालय, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय और ऐसी जगहों पर जो कि संवेदनशील बाकी जगह से ज्यादा हैं। हैंडलर्स आपको मैंने बता दिया कहां कहां इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सारी दुनिया जानती है ये गीदड़ भभकियां हैं। अंजू, एक बात और आप ध्यान रखिए, ये महीना कौन सा है? ये अप्रैल का महीना है। ये वही महीना है गत वर्ष यहाँ पर पहलगांव में हमारे देश के 26 सैलानियों को उनका धर्म पूछ करके उनको कपड़े उतरवा करके उनकी निर्मम हत्या की गई थी पाकिस्तानियों के द्वारा और उनके द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा। लेकिन
इसका जो जवाब, करारा जवाब हमने 7 मई को पाकिस्तान में जाकर के उनके 9 आतंकवादी अड्डों को नेस्त नाबूद करके दिया था। तो वो भी घबराहट, वो भी खौफ, घबराहट नहीं खौफ है पाकिस्तानियों के अंदर कि भारत क्या कर सकता है, वो खौफ भी कहीं ना कहीं उनके अंदर मौजूद है। और इस प्रकार की वो भी यही कर रहे हैं कि भारत जो है वो फॉल्स फ्लैग कोई एक्टिविटी कर देगा तो हम ऐसा करारा जवाब देंगे। पाकिस्तान आज की तारीख में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से पता नहीं वहां क्या चल रहा है, ईरान उनको कब मार के पीट देगा वो उनको पता नहीं है, अमेरिका कब उनके ऊपर चढ़ जाएगा। उनके जो मित्र हैं, जो जिनको वो समझते थे, यूएई ने उनसे पैसा वापस मांग लिया है, सऊदी अरब है वो भी अपना पैसा मांग रहा है, चीन भी उनके ऊपर दबाव डाल रहा है। चीन में भी अभी आपने देखा हुआ एक्सप्लोजन हुआ है, उसमें भी पाकिस्तान का हाथ माना जा रहा है। तो ये दुनिया आज की तारीख में इस बात को समझती है कि आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान, हम हर एक आतंकवादी के तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से या पाकिस्तान समर्थित संगठनों से जाके जुड़ते हैं। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान भारतवर्ष में फिर अप्रैल के महीने में इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पिछली बार 9 अड्डे उड़ाए थे, इस बार 90 अड्डे उड़ाए जाएंगे, ये बात आप निश्चित मान के चलिए। और पाकिस्तान को इसी बात का खतरा है और इसीलिए उन्होंने ऑटोमेटिकली अभी कहना शुरू कर दिया कि भारत एक फॉल्स फ्लैग टाइप ऑफ ऑपरेशन कर सकता है। सर, पाकिस्तान का नेता आरएसएस के खिलाफ बोले, भारत पर हमला करने की धमकी दे, गीदड़ भभकी दे, ये सब चलता है। लेकिन भारत में देखिए आप, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अभी एक दिन पहले उन्होंने एक चुनावी रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा, कुरान शरीफ में साफ लिखा है नमाज पढ़ते वक्त भी अगर कोई जहरीला सांप सामने आ जाए तो नमाज छोड़ दो और पहले उस सांप को मार दो। आज आरएसएस और भाजपा वही जहरीला सांप है, अगर आप उन्हें नहीं मारेंगे तो बचोगे नहीं। आप सोचिए, ये भी तो आरएसएस को टारगेट कर रहे हैं, जहरीला सांप बता रहे हैं, बीजेपी को जहरीला सांप बता रहे हैं, और फिर उनके इस बयान के बाद ये सारा विस्फोटक नागपुर से बरामद होता है। क्या इनमें कोई कनेक्शन नहीं है? बिल्कुल, देखिए मैं यही बताने का आपको प्रयास कर रहा था कि जब मैंने पॉलिटिकल पैट्रोनेज की बात करी, इस प्रकार का बयान आप किसी के लिए भी इस प्रकार का बयान नहीं दे सकते। और ये आरएसएस और प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार का बयान देते हैं। इसको अगर आपको याद हो तो 2023 में जब कर्नाटक के चुनाव हो रहे थे, उस समय भी इसी मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहरीले सांप से कंपेयर किया था। तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। मैं यही कह रहा हूं कि उनको वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उनके लिए पहली बात तो उनमें से 90% लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। और जिस प्रकार से उनके आपस में इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये बात आप देख लेंगे कि कैसे आपको इनका असली चेहरा सामने आता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार के स्टेटमेंट इलेक्शन के दौरान में देना एक मैं समझता हूं ये राष्ट्रद्रोह है। और इसके अलावा इनके जो लीडर हैं, पहली बात तो इस प्रकार के किसी भी स्टेटमेंट का उन्होंने कोई खंडन नहीं किया। आप मुझे बताएं कि आपका पार्टी का प्रेसिडेंट है, आपके पार्टी के राहुल गांधी नेता हैं और सोनिया गांधी हैं, वो क्यों नहीं इस प्रकार की बातों का खंडन करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी टैसिट अप्रूवल इसमें है। वो उनके शब्द हैं, मुंह से खड़गे के निकल रहे हैं, लेकिन शब्द जो हैं वो उनके हैं। और उन शब्दों की इबारत जो है वो पाकिस्तान और चीन में लिखी जाती है। अंजू, आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। तो ये जो लोग, ये जो जिस प्रकार के लोग हैं, वो डायरेक्ट इसका कनेक्शन आपको पूरे में मिलेगा। इनके जो बयान बाहर, देश के बाहर जाकर के इन्होंने बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने लंदन में जाकर के मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करी। मैं आपको बताऊंगा आरएसएस का संगठन क्या है, क्या काम कर रहा है पूरी दुनिया में। सिम्मे से 2015 में उन्होंने उसकी तुलना करी। सलमान खुर्शीद ने जो अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या में हिंदुत्व की तुलना आईसिस से करी। बोको हराम जैसे जो दुर्दांत आतंकवादी संगठन है। अब मैं बताता हूं कि आरएसएस वही संगठन है जो कहीं भी कोई कैलेमिटी होती है या कहीं भी कोई किसी भी प्रकार का खतरा आता है, सबसे पहले अपने सुरक्षा तंत्र को लेकर के लोगों की मदद करने के लिए अगर कोई संगठन पहुंचता है तो उसका नाम है आरएसएस। 1965 की लड़ाई में सबसे पहले वॉलंटियर होकर के बच्चे, आरएसएस के जो कार्यकर्ता, वो उन्होंने खुद जा करके लोगों के, उस जमाने में
इस प्रकार का वॉरफेयर था, ट्रेंचेस खोदनी पड़ती थी, ये करना पड़ता था। उन्होंने जाके भारतीय सेना की जो भी मदद कर सकते थे वो करी। बच्चियों ने नर्सों का काम किया है हॉस्पिटल्स में। ये वो आरएसएस है, ये वही आरएसएस है। जब भूकंप आया था सबसे पहले वो पहुंचे थे, कहीं भी जाते हैं। और इस आरएसएस को इस प्रकार के आतंकवादी संगठनों से तुलना करना, मेरे ख्याल से ये मेंटल बैंकरप्सी है कांग्रेस के लीडर्स की, मेंटल बैंकरप्सी। उनको वो इस मुस्लिम वोट को लेने के लिए, और आज का मुसलमान भी इस बात को समझता है, ये आज का मुसलमान ही उनको जाकर के हराएगा इलेक्शन के बीच में, क्योंकि वो भी समझता है कि किस प्रकार से ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स, और इस समय स्टेटमेंट आना, उसके कुछ दिन पहले बीजेपी के दफ्तर पर चंडीगढ़ में हमला होना, और फिर आरएसएस के दफ्तर के पड़ोस में इतनी भारी मात्रा में आईईडी बनाने का सामान मिलना, विस्फोटक मिलना, ये तमाम चीजें मैं आपको बता सकता हूं आपस में कनेक्टेड हैं। इनको पता है कि इलेक्शंस में इनकी दुर्गति होने वाली है, और उस दुर्गति से बचने के लिए अब ये इन्होंने ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया है। और जिस प्रकार से अभी ये जो बंगाल में और असम में ये काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना और चौकस रहने की आवश्यकता है। आपको याद होगा भी हाल फिलहाल में अमेरिका की एक एजेंसी है जो ऊट पटांग सर्वे जारी करती रहती है, उसने भी आरएसएस को टारगेट किया था, और उसने वहां की सरकार से मांग की थी कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए और रॉ पर बैन लगाया जाए, ये मांग की थी। तो आरएसएस तो अमेरिकियों के निशाने पर भी है, पाकिस्तानियों के निशाने पर है, और इस देश के विपक्ष की निशाने पर भी है सर। तो इसका मतलब तो यह कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहां से यहां तक फैला हुआ है जो आरएसएस को टारगेट कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो आरएसएस से डरी बैठी रहती है ना सर, क्योंकि उनको पता है कि आरएसएस घर घर जाकर लोगों को मोबिलाइज करती है कि बीजेपी को वोट दो, और ये सब कुछ वो हरियाणा में देख चुके हैं, महाराष्ट्र में देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही है कि ये जितना भी जो अमेरिकन डीप स्टेट है, वो, अब देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। जॉर्ज सोरोस ने, ये लोगों को पता है, जॉर्ज सोरोस ने ये कहा था कि मैं भारत में रिजीम चेंज करने के लिए 100 बिलियन डॉलर्स खर्च करने को तैयार हूं। 100 बिलियन डॉलर्स, कई देशों की जीडीपी नहीं है 100 बिलियन डॉलर्स, इतना पैसा। अब ये, और जिस प्रकार के कनेक्शंस हमारे एलओपी के उनके साथ हैं, जॉर्ज सोरोस के, और आप उनके बेटे की शादियों में जा रहे हैं और हर ऐसी जगह पर। और एक और चीज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब ये जो भारत जोड़ो है असल में, जब भारत जोड़ो यात्रा ये कर रहे थे, तो सोरोस का जो मेन, जो उसका लेफ्टिनेंट है, वो इनके साथ पूरी यात्रा में, लगभग पूरी यात्रा में देखा गया था। तो ये जो चीजें हैं ये आपस में बाकायदा मिली जुली हैं, चाहे वो म्यांमार में इसके तार हों, या अमेरिका में इसके तार हों, या पाकिस्तान में हो, या बांग्लादेश में हो। ये तमाम चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और इनका एक बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है। और ये लोग वही हैं, ये वही हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाते हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, नाम भी यूनिवर्सिटी का आप देख लीजिए कौन सा है, और फिर वो जाकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बन जाते हैं। इससे आपको ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये पेट्रोनेज जो है वो कहां से आ रहा है, इनको बढ़ावा किसने दिया, इस इकोसिस्टम को बनाने किसने दिया, और कैसे ये इकोसिस्टम भारत में एक कैंसर की तरह भारत के पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। और जब इनका दिल करता है, ये अपना फन उठाते हैं और किसी को डस के, और फिर बाद में ये छुप जाते हैं वापस। तो ये तमाम चीजें देखिए अंजू, ये सब हमको समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इन चीजों को खेल के तरह खेला जा रहा है, और इनके पीछे कौन सी विदेशी ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिकन डीप स्टेट हो, या पाकिस्तान की आईएसआई हो, या चीन की कोई और एजेंसी। तो इन तमाम लोगों का एकमात्र उद्देश्य है किसी न किसी भी प्रकार से येन केन प्रकारेण भारत को कमजोर करना। और उस भारत को कमजोर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटजी होती है कि वो लोग भारत के अंदर, या जो भी टारगेट कंट्री है उसके अंदर, ऐसे लोगों को कल्टीवेट करते हैं, और वो जाकर के इस प्रकार के उनके जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाते हैं। और यही चीज यहां पर हो रही है। आपने देखा होगा जितने भी हमारे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो बालाकोट की स्ट्राइक हो, या ऑपरेशन सिंदूर हो, उन तमाम में
कहीं ना कहीं वो इकोसिस्टम, कहीं ना कहीं वो जो चीजें वो तुरंत एक्टिवेट हो जाता था और प्रश्न करने शुरू कर देते थे कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। हर वो भाषा जो अगले दिन या उसके पहले दिन पाकिस्तान या चीन बोलता है, वही भाषा हमारा विपक्ष उसी के साथ दोहरा देता है। मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि जब 370 धारा हटाई गई थी और उसका पाकिस्तान ने एक डोजियर बना करके यूनाइटेड नेशंस में भेजा था और उसमें भारतीयों के, पाकिस्तानियों ने अपने नेताओं के नामों से पहले कुछ भारतीयों के नाम लिखे थे और उसमें श्रीमान राहुल गांधी का नाम सबसे ऊपर था। मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो 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 नेक्सस है, नेटवर्क है, इसको समझने की जरूरत है और ये देखने की जरूरत है कि इसको जानते हुए या अनजाने में पोषित कौन कर रहा है, पाल कौन रहा है और बढ़ावा कौन दे रहा है। सर, जैसे अभी आपने म्यांमार का नाम लिया, आपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में भी बताया। आप सोचिए कि वो जो मैथ्यू वैन डाइक है, जो कि CIA का एजेंट है, जो भारत में क्या कर रहा था मिजोरम में जाकर, वहां पे कुकी समुदाय के लोगों को कैसे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं, कैसे असेंबल किया जाए, कैसे डाटा भेजा जाए, ये ट्रेनिंग दे रहा था ना। और उसके साथ 6 यूक्रेनियन भी थे। और आज एक तस्वीर आई है सर, उसको देख लीजिए। NIA ने जब से उसको गिरफ्तार किया है, पहले NIA की कस्टडी में था, अब वो जुडिशियल कस्टडी में चला गया, लेकिन अब वो चल भी नहीं पा रहा है, व्हीलचेयर पर जा रहा था। सर, ये तस्वीर NIA की परमिशन के बिना, सरकार की परमिशन के बिना ये वीडियो या ये तस्वीर तो पब्लिक डोमेन में नहीं आ सकती ना। तो क्या संदेश जा रहा है इस तस्वीर और वीडियो के जरिए अमेरिका को, जिनको अपना ये एजेंट वापस चाहिए? देखिए अंजू, ये अमेरिका को या जो भी इनके साथ इनके हैंडलर्स हैं या कहां पर भी जो भी हैं, इनको सबको एक बिल्कुल लाउड एंड क्लियर संदेश चला गया है। और लाउड एंड क्लियर संदेश ये गया है कि हम हमारे देश में किसी भी प्रकार की इस तरीके की नॉनसेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये व्यक्ति, इसका अगर आप इतिहास पढ़ेंगी तो आप सन्न रह जाएंगी कि किस प्रकार से ये इराक में एक्टिवेटेड था, इराक में इसको अरेस्ट किया गया, फिर ये लीबिया में जाकर के उनके साथ जुड़ गया और उन्होंने हथियार उठा लिए और उनके जो मर्सनरी फोर्स में शामिल हो गया, फिर वहां से निकल करके सीरिया में, ये पूरी दुनिया में इसने मर्सनरी एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है। उसके बाद इसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाया और वो ऑर्गेनाइजेशन वो इस बात का बहुत बड़ा चैंपियन है कि हर एक आदमी को स्वतंत्र रहने की इच्छा है, ये है वो है। और इसी वजह से ये आया नहीं है मिजोरम अंजू, इसको मिजोरम भेजा गया है। और ये मिजोरम ही क्यों भेजा गया है उसकी मैं वजह बताता हूं। क्योंकि अमेरिका एक यहां पर एक प्रकार का अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है और उस वर्चस्व को बनाने के 2 खास वजह हैं कि एक तो वो चीन के जो प्रभुत्व को, चाहे वो बांग्लादेश में हो या म्यांमार में हो, उसको कहीं ना कहीं काउंटर कर सके, उसका एक काउंटर वेट बन सके। और दूसरा, भविष्य के में भारतवर्ष को वो काउंटर इस जगह से कर सके, क्योंकि अमेरिका को पता है कि आने वाले भविष्य की सुपर पावर कौन है। तो ये बात, अब उस सिलसिले में जो म्यांमार के वो हिस्से हैं, काचिन प्रोविंस वाले वो हैं, और बांग्लादेश के चिटगांव के जो ईस्टर्न हिल ट्रैक्ट, चिटगांव हिल ट्रैक्ट के हिस्से हैं, और भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों के वो हिस्से जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी किसी एक धर्म विशेष के लोगों की मेजॉरिटी वहां पर हो गई है, वो तमाम चीजों को मिला करके इसको मिजोरम में प्लेस किया गया था ताकि एक कंड्यूट बन सके। और जो मूवमेंट हो रहा है बांग्लादेश से वाया मिजोरम या डायरेक्टली बांग्लादेश से उसके म्यांमार के, और जो उनके रिबेल्स हैं उनके पास अमेरिका हथियार वगैरह भेज रहा है, वो सब चीजें वो उनको कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट करने के लिए इसको भेजा गया था। इसके अलावा ये एक मास्टर है जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी और ड्रोन हैंडलिंग की ट्रेनिंग लोगों को दिया करता है, लोगों को फायरिंग की ट्रेनिंग दिया करता है, लोगों को किस प्रकार से आप युद्ध कर सकते हैं, छद्म युद्ध, और किस प्रकार से आप गुरिल्ला युद्ध कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग दिया करता है। और ये सब चीजें ट्रेनिंग आप देख रही हैं कि ये हमारे उत्तर पूर्व भारत में इन चीजों को कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देने के लिए, इसको दोबारा इसमें जान फूंकने के लिए वहां पर गया। लेकिन इनको पता नहीं है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर सकती हैं, और इसीलिए ये पकड़ा गया। अगर आपको याद हो तो जब सेंट मार्टिन आइलैंड अमेरिका ने बांग्लादेश से मांगा था, उसके बाद ये भारत आई थी शेख हसीना, उस समय वहां की प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने कहा था कि मैंने किसी एक गोरा या कुछ सम वर्ड इन्होंने यूज किया था, उसको मना किया है, इसका रेपरकशन होगा, हो सकता है मुझे हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया जाए। ये उन्होंने एंटिसिपेट किया था। ये वही अमेरिका है जो सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, जो चिटगांव में और भारत के साउथ ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में
और म्यांमार में एक ऐसा अपना प्रभुत्व वाला वर्ग विशेष की एक स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। उनका मकसद सिर्फ यही है कि वहां पर वो प्रभुत्व अपना लगाएं, और जो बे ऑफ बंगाल में जो चाइना की बढ़ती हुई प्रेजेंस है, चाहे वो कोको आइलैंड की वजह से हो या उनके BRI प्रोजेक्ट जो कि म्यांमार में और बांग्लादेश में दोनों में चल रहे हैं उनकी वजह से हो, उसको कहीं ना कहीं काउंटर करने का उद्देश्य है। 6 यूक्रेनियन भी पकड़े गए। उसके अलावा एक डेनिश पकड़ा गया है, वो बीकानेर में भारत के जो बहुत ही सेंसिटिव बॉर्डर एरिया है, और वो जो डेनिश जो व्यक्ति था वो मेरे ख्याल से एक साल के वीजा पर भारत आया हुआ था, 7-8 महीने से वो भारत में है और वो पूरे ऐसे सेंसिटिव इलाकों में घूम रहा है। उसको भी पकड़ करके उसकी भी थोड़ी सी उससे भी बातचीत की जाएगी सही प्रकार से, जिस प्रकार से वैन डाइक से की जा रही है, और फिर उसको कहीं ना कहीं इन तमाम तारों को हम जोड़ता हुआ देखेंगे। लेकिन जो इवेंचुअल आपको जो चीज मिलेगी अंजू, वो अमेरिकन डीप स्टेट और पाकिस्तानी ISI, ये लोग मिलकर के भारत को हिलाना चाहते हैं, भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कोई भी दुनिया का देश उसका कॉम्पिटिटर बने, चाहे वो इकोनॉमिकली हो या मिलिटरीली हो या स्ट्रेटेजिकली हो, किसी भी प्रकार से। और यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि भारत आगे बढ़े। कभी वो कहता है डेड इकोनॉमी है, कभी टैरिफ लगाता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। लेकिन हमारा जो लीडरशिप है आज का, उसकी मैं दाद देना चाहूंगा कि किस प्रकार से हमने हर प्रकार के प्रेशर को झेला और उससे हम न केवल बाहर निकले, बल्कि आज जो परिस्थिति जिसमें पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, आज भारत एकमात्र ऐसा देश है जो अपने पड़ोसी देशों को तेल भेज रहा है, चाहे वो मालदीव हो या श्रीलंका हो। एक चीज और मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, श्रीलंका को जब हमने मदद करी तो श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया, और श्रीलंका के लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी भारत के प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। हमारे यहाँ तो जो LOP साहब हैं वो किसी भी बात पे कोई भी बात जो भारत सरकार कर रही है वो उनके समझ में नहीं आती, और उसकी खिलाफत करना उनके DNA में शामिल है। तो ये चीजें, ये जो डिफरेंस है, ये भी देखने की जरूरत है। भारत को किस प्रकार के लोगों की आवश्यकता है, ये देखने की जरूरत है। सर, आपने जो बताया ना कि ये मैथ्यू वैन डाइक पकड़ा गया, 6 इसके साथ यूक्रेनियन पकड़े गए और डेनमार्क का एक नागरिक बीकानेर से पकड़ा गया, और उसके बाद से सर ये सब हरकतें देखने को मिल रही हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी मुख्यालय पर हमला हो जाता है और ये RSS के मुख्यालय से 3 किलोमीटर की दूरी पर हथियारों का जखीरा मिलता है। और सर साथ ही साथ ये खुलासा भी हुआ है कि 300 और यूक्रेनियन इस वक्त भारत में मौजूद हैं, उनको भी NIA तलाश रहा है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक तो हो रही है ना, और भारत में रिजीम चेंज करना, मोदी सरकार को हटाना, ये भी तो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी और जो डीप स्टेट है उसका सबसे बड़ा एजेंडा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैंने कहा, इतनी बड़ी रकम उन्होंने सेट असाइड करी है। ये पूरा का पूरा खेल जो है ना वो बहुत गहरा फैला हुआ है और इसके तार बहुत दूर दूर तक गए हुए हैं। यही मैं बता रहा था कि ISI ने अब क्या किया है कि अपने हैंडलर्स को पूरी दुनिया में उन्होंने ISI ने अपनी कोई मेरे ख्याल से 190 देशों में इनके हैंडलर्स हैं जो कि हर जगह इस प्रकार की हरकतों को बढ़ावा देते हैं। उनका मकसद देखिए, जैसा कई देशों का है, पाकिस्तान का एजेंडा, कई दफा आपने सुना होगा पाकिस्तान का एजेंडा कश्मीर, ये वो। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है वो कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा पंजाब नहीं है, पाकिस्तान का रियल एजेंडा है टू रिमूव इंडिया एज ए थ्रेट। और इसीलिए जो पाकिस्तान का, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था, जो इनका इकोसिस्टम पूरे भारतवर्ष में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनका फैला हुआ है, उसकी वजह यही है कि वो पूरे भारत में अपने ऐसे लोगों की, हमारे लोगों की मदद से वो भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं, भारत में अशांति फैलाना चाहते हैं। और वो पाकिस्तान और अमेरिका के दोनों के जो कॉमन ख्वाब है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है उनके कॉमन इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं, और उनको हम मदद और हवा दोनों अपने देश के अंदर से और अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग दे रहे हैं जो कि आगे कुछ और ख्वाब देख रहे हैं आगे बढ़ने के। तो ये हमको समझने की जरूरत है, हमारे लोगों को समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार की, देखिए, जो जागरूकता अगर हमारे आम भारतीय में आएगी और अगर कोई भी कोई ऐसी गतिविधि देखेंगे जो जिससे कि आपको शक हो। अब मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहता हूं कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसलमेर से एक व्यक्ति पकड़ा गया था,
उसको वो कैसे पकड़ा गया? जो जो मेरे खबर है उसके हिसाब से उनके पड़ोसियों ने देखा कि अचानक से उस व्यक्ति के पास, जो पहले बहुत नॉर्मल या सब नॉर्मल लाइफ जी रहा था, उसके बाद अचानक से बहुत सारा धन आ गया। कोई इसमें अचंभे की बात नहीं है। हो सकता है आपने कोई सही तरीके से वो धन कमाया हो, लेकिन लोगों की को शंका हुई और उस शंका के चलते उन्होंने सही प्रकार से सही लोगों को इसकी खबर दी और बाद में पता लगा कि ये तो बाकायदा पाकिस्तानी जासूस है, जो कि भारत में रह करके पाकिस्तान को और आईएसआई को भारत की खबरें भेज रहा था। और जैसलमेर जैसे संवेदनशील इलाके में, जहां पर की पूरी सैन्य गतिविधियां होती रहती हैं, वहां से खबरें किस प्रकार की क्या भेजी होंगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की जागरूकता, इस प्रकार की जो बातचीत है, वो जब पूरे देश में लोगों में आएगी तो ये चीजों को आसानी से हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब 300 यूक्रेनियन पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं, उनको आप कैसे, इनको ढूंढ निकालना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग सब जागरूक हैं और हम सब अपने आंख कान नाक खोल के रखेंगे, तो मुझे लगता है इनको हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके हाथ में थोड़ी ताकत बढ़ेगी उनकी, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हम सब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है और डर पाकिस्तान को भारत से लग रहा है और हमारे देश के अंदर जो विपक्ष है उसको डर बीजेपी से लग रहा है, आरएसएस से लग रहा है। तो इन दोनों का डर कॉमन है, इसीलिए इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और आप सही कह रहे हैं कि भारत के अंदर बैठा हुआ इकोसिस्टम इन सबको ये सब करने में मदद दे रहा है। लेकिन अब देखते हैं नागपुर में जो हथियारों का या विस्फोटक सामग्री जो मिली है उसके बाद और क्या क्या खुलासे होते हैं। लेकिन सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।